जी। The recent outbreak of the deadly and highly infectious COVID-19 disease caused by SARS-CoV-2 in Wuhan, यानी ये जो आउटब्रेक आई है, ये जो बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, डेडली का मतलब यानी कि जो जिससे मौत भी वाक़या हो रही है, और बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शियस है, यानी एक दूसरे से ये बड़ी जल्दी फैल जाती है, एक दूसरे की तरफ कैच हो जाती है. Another cities in China in 2019 has become a global pandemic as declared by World Health Organization in the first quarter of 2020. यानी कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया था, ये ग्लोबल पेंडेमिक है, कि ये सारी दुनिया में ये वबा फैली हुई है. 19 उसका रेफरेंस है, यानी जहाँ से ये एविडेंस है कि इस जगह पे ये बात लिखी हुई है, खुद से नहीं कह रहे. द मोस्ट वुलनरेबल पीपल टू डेवलप सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम दिस डेंजरस डिजीज ऑल द एल्डरली विद अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स. यानी बहुत सारे, इसका मीनिंग ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा, यानी कि जिनमें ये सवीयर डिजीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं, जिनमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी जिनको को हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई शुगर का इशू है, या और बहुत सारे सारे इश्यूज हैं, यानी ज़्यादातर वो जो है वो इस बीमारी से ज़्यादा मुतासर होते हैं. एज एट 29 March 2020, the 69 situation report by WHO indicated that the deadly COVID-19 disease had globally infected 634,835 people with 29,000. अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा ये केसेस हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त तक 29 मार्च तक जो WHO ने रिपोर्ट किए थे, वो इतने इन्फेक्ट हो चुके थे और इतनी डेथ्स हो चुकी थी, और उसका रेफरेंस 20 दिया हुआ है. 20 यानी वो एविडेंस है जिससे ये बात यहाँ पे लिखी गई है. The understanding of the transmission dynamics of infectious disease has been well studied. यानी ट्रांसमिशन डायनामिक्स कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, कि किस तरह यानी ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे में, यानी एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे हो रही है, दूसरे लोग जो है एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे मूव कर रहे हैं, कि पहले ससेप्टेबल थे, फिर एक्सपोज हो गए, या इन्फेक्शियस हो गए, फिर रिकवर हो गए. तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च इन मैथमेटिक्स, और इनको यानी मैथमेटिक्स में रिसर्च किया जाता है, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन होती है, डायनामिक्स होती है, एंड यूजुअली रेफर टू एज मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी. और नार्मली इसको मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, यानी ये जो स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इसको मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी का नाम दिया जाता है. These mathematical models have played a major role in increasing understanding of the underlying mechanism which influence the spread of diseases. यानी ये जो mathematical models है जो डेवलप किए जाते हैं किसी भी डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये उसके मैकेनिज़्म पे बड़ा असर करते हैं, कि उसका मैकेनिज़्म समझने में ये वो कि कैसे ये फैल रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा फैला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकल मॉडल हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसके उस मैकेनिज़्म को समझने में, एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस एज टू हाउ द स्प्रेड कैन बी कंट्रोल. और ये गाइडलाइंस भी देते हैं कि किस तरह ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है. आगे वो एविडेंस दिए हुए हैं जहाँ यानी कि वो उन उन इन ये जो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किए गए हैं, किस किस तरह वो हेल्प कर रहे हैं जी इसको. द रीसेंट आउटब्रेक of the deadly and highly infectious disease has attracted the attention of many authors who have discussed and studied the nature of the virus. यानी ये जो कोविड-19 की डिजीज़ है, बहुत सारे ऑथर्स को इसने अट्रैक्ट किया है, और उन्होंने स्टडी किया है कि इसकी वायरस की नेचर क्या है, इट्स ट्रांसमिशन डायनामिक, ये कैसे कैसे फैल रहा है एक से दूसरे में, वो सारा उसका ट्रांसमिशन डायनामिक्स एंड बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ द डिजीज़. और इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर क्या है, सपोज चाइना में अगर ये बीमारी फैल रही है, तो
रिसर्चर्स ने ये कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि इसका बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कितना है, यानी अंदाज़न एक बंदा ऑन एवरेज कितने बंदों को ये बीमारी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये सारे यानी आथर्स ने इस पे फोकस किया, आगे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिनमें उन्होंने काम किया। रिसेंटली एल्सवेयर एंड स्प्रिंगर हैव मेड ओपन एक्सेस टू सेवरल लिटरेचर फॉर इंटरेस्टेड रिसर्चर्स। ये दोनों पब्लिशिंग कंपनी है एल्सवेयर और स्प्रिंगर, जिनमें मुख्तलिफ जिनके अंडर बहुत सारे जर्नल्स हैं। उन जर्नल्स में लोग अपनी रिसर्च पब्लिश करवाते हैं। तो इन्होंने यानी कि अपने वैसे तो ये है कि कई दफ़ा ये ओपन एक्सेस नहीं होता, कोई भी अगर आप पेपर देखना चाहते हैं, रिसर्च देखना चाहते हैं तो वो उनके लिए पेमेंट करना पड़ती है। लेकिन ये है कि इन्होंने ये कोविड 19 की पेंडेमिक में इन्होंने ये फ्री एक्सेस कर दी थी कि सारे लोग ताकि वो रिसर्च देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर ये ओपन कर दिया था फॉर इंटरेस्टेड यानी जो इंटरेस्टेड थे, जो उनमें मज़ीद आगे रिसर्च करना चाहते थे, उनके लिए NSCIR मैथमेटिकल मॉडल फॉर द ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ कोविड 19 डिजीज विद डाटा फिटिंग पैरामीटर एस्टिमेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस स्टडी इन 5 while the deterministic model for COVID-19 that captures the effect of delayed diagnosis on disease transmission has also been presented C28। यानी ये जो 5 हमारे पास रिसर्च पेपर है जिसका रेफरेंस दिया हुआ है, उसमें SCIR मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन किया गया है। SCIR का मतलब है ससेप्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड, जिसमें डाटा फिटिंग का मतलब ये है कि जो रियल केसेस हैं पहले उनका ग्राफ बनाया गया, फिर उसके बाद जो मैथमेटिकल मॉडल से आउटकम्स आ रही हैं उनका ग्राफ बनाया गया और उनको फिट किया गया है ऐसे पैरामीटर एस्टिमेट करके कि ये पैरामीटर की अगर वैल्यूज़ हों तो उसको एस्टिमेट करके तो फिर ये कर फिट की गई है। उसमें इस तरह सेंसिटिविटी एनालिसिस किया गया कि कौन कौन से पैरामीटर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनसे ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा फैल रही है, वो भी इसमें किया गया। और आगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मैंने पहले भी आपको बताया था, दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ये होता है कि जिसमें पैरामीटर की पेट वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, सपोज 0.2, 0.3 या 0.4। और जो हमारे पास स्टोकेस्टिक होता है उसमें मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं पैरामीटर्स की। सपोज को बीटा पैरामीटर मॉडल में इन्वॉल्व है तो उसकी रेंज 0.2 से 2 और 0.5 होगी। ये नहीं कहा गया होगा कि इसकी पेट वैल्यू ये है। डिले डायग्नोसिस यानी उसमें ये फैक्टर डाल दिया क्या कि अगर डायग्नोज करने में कोई डिले हो जाता है तो फिर किस तरह बीमारी ये फैलती है। इन 12 द ऑथर एक्सप्लोर statistical analysis of COVID-19 disease data to estimate time delay adjusted risk for death from this deadly virus in Wuhan as well as for China excluding Wuhan। यानी ये जो 12 रिसर्च पेपर है इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया, वो डाटा लेके सारा ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये मीन मीडियन मोड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये कुछ किया गया पहले वुहान का, फिर उसके बाद वुहान को छोड़ के बाकी चाइना का। Their study suggested that effective social distancing and movement restrictions practices can help minimize the disease transmission। यानी वो जो स्टडी उन्होंने किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, ये जो है वो डिजीज ट्रांसमिशन में मिनिमाइज कर रही है उसको। रियल टाइम फोरकास्ट फिनोमेनोलॉजिकल मॉडल हैज आल्सो बीन designed to study the transmission pattern of COVID-19 infectious disease, see for example 23। यानी इसमें रियल डाटा लेके फोरकास्ट की गई है इस पेपर में कि कैसे आगे कितने कितने केसेस हो सकते हैं अगर यही पैटर्न चलता जाता है। आल्सो NSCIR टॉप कंपार्टमेंटल मॉडलिंग कंसेप्ट अप्लाई टू डिजाइन अ डाटा ड्रिवन एपिडेमिक दैट इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंटल एक्शंस। यानी एक और SCIR टाइप मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया गया जिसमें गवर्नमेंट के एक्शंस का एक फैक्टर डाल दिया गया, उसको लेके तो फिर उसमें डिस्कस किया गया। एंड इंडिविजुअल बिहेवियर रिएक्शन फॉर कोविड 19 डिजीज आउटब्रेक इन यूआन। यानी उसमें फिर जो आदमियों का बिहेवियर रिएक्शन है, उनके बिहेवियर का जो रिएक्शन है वो स्टडी किया गया इस COVID-19 के दौरान। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ एपिडेमिक यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम इज वाइडली एक्सप्लोर्ड इन द लिटरेचर ऑफ मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी।
यानी जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं किसी भी एपिडेमिक कोई भी आती है, मलेरिया, डेंगू, जो सपोज डेंगू या ऐसी कोई भी जो एपिडेमिक है उसके बारे में जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है उसमें ऑप्टिमल कंट्रोल बहुत सारे डिज़ाइन किए गए लिटरेचर में, जो मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी में जो कहते हैं a detailed comprehensive literature of optimal control models in epidemiological modeling and numerical approximation technique can be found in 10 to 24, यानी ये जो दो रेफरेंसेस हैं ये बुक्स होंगी शायद इसमें, यानी उन पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर है ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल्स के बारे में कि किस तरह ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर उनको कैसे आगे डिस्कस किया जाता है, कैसे उसके सोल्यूशन फाइंड किए जाते हैं. Several works and literature reveal that epidemic models that are constructed with optimal control problems are appropriate and very useful for adjusting control strategy to curb disease spread. यानी बहुत सारा ऐसा काम हो चुका है लिटरेचर में जिसमें ये जो एपिडेमिक मॉडल्स हैं, जो आप एपिडेमिक मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम जो डिज़ाइन किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा यानी रीज़नेबल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो सजेस्ट की गई हैं उधर मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके कि ये कंट्रोल स्ट्रेटजीज अगर अप्लाई की जाए तो बहुत ज़्यादा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है. तो वो सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जी. The principal purpose of this article is to present control strategies for transmission dynamics of COVID-19 and to determine strategies that are critical even during instances of delayed diagnosis. यानी कि इसका जो बेसिक इस आर्टिकल का इसमें पर्पज़ है वो ये है कि ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजीज प्रेजेंट करना कि ये ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं, फिर उसके आउटकम को डिस्कस करना कि अगर ये अप्लाई की जाए तो उसका क्या आउटकम आएगा, कितना उसका फ़ायदा होगा, और उसमें और इवन के अगर डायग्नोसिस में कुछ डिले हो जाए तो तब भी वो हमारे पास ये जो कंट्रोल फिर कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी जिससे ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है. सेक्शन 2 फॉर्मुलेट एन ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल फॉर विद 4 कंट्रोल मेजर्स. यानी आगे हम सेक्शन 2 में पढ़ेंगे ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल एक डिज़ाइन करेंगे जिसमें 4 कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए होंगे, उनके हम नाम देखेंगे वो कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए गए हैं या कंट्रोल फंक्शंस डिज़ाइन किए गए हैं कि ये कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं. द एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल मॉडल प्रेजेंटेड इन सेक्शन 3. फिर उसका ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम का फिर मैथमेटिकल एनालिसिस किया गया सेक्शन 3 में. सेक्शन 4 वी प्रेजेंट न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल, और फिर आगे उससे अगली सेक्शन में न्यूमेरिकल रिजल्ट्स उससे निकाले गए ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल से, और न्यूमेरिकल फिर ग्राफ बना के फिर दिखाया गया है कि ये कितने इफेक्टिव हैं ये जो कंट्रोल अप्लाई किए गए. फाइनली वी कंक्लूड इन सेक्शन 5 डिस्कशन ऑन द कंट्रोल मेजर्स, और फिर लास्ट सेक्शन में उस पर डिस्कशन की गई है कि कौन कंट्रोल मेजर्स पे डिटेल्स डिस्कशन की गई है कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स इफेक्टिव हैं और कितने इफेक्टिव हैं, क्या क्या उनसे कितनी 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 रिडक्शन हो रही है बीमारी में, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कशन सेक्शन में बताई गई है लास्ट सेक्शन में.